नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन और जी रामजी कानून 2025 के तहत मनरेगा में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। इसको लेकर हुई प्रेस वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा की जगह एक नई और अधिक पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी। नई योजना के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही बुआई और कटाई के मौसम में श्रमिकों को 60 दिन तक कार्य से मुक्त रखा जाएगा। सरकार ने रोजगार को 4 प्राथमिक क्षेत्रों जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन से निपटने से जोड़ा है और साथ ही काम ना मिलने पर मुआवजे और नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इतने परिवर्तन किए, इतनी बेहतरी के लिए, जिससे जनता का परसेप्शन बदला है। शासन और प्रशासन तंत्र को सीधे सीधे जन कल्याण की योजनाओं को चलाने और हर प्रकार से अच्छे से अच्छा करने का प्रयास हुआ। उसी श्रृंखला में ग्रामीण क्षेत्र का संतुलित विकास हो, ऑर्गेनाइज्ड विकास हो और वो हमारे गांव का विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो मनरेगा का स्थान ले रहा है। जी राम जी विधेयक 2025 विकसित भारत 2047 के साथ संयोजित एक नई संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। नया कानून मनरेगा में बड़े सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को बढ़ाते हुए संरचनात्मक कमियों को दुरुस्त करेगा। इसमें विशेष रूप से जो हमारा श्रमिक वर्ग उसको अभी तक 100 दिन का काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में, उसके स्थान पर अब 125 दिन साल में काम मिलेगा। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि लोग ये कहते थे कि जिस समय कटाई और बुआई का सीजन होता है उस समय लेबर नहीं मिलती, तो इस बिल में ये भी व्यवस्था की गई है कि 60 दिन तक, जब पीक कटाई का सीजन हो या पीक बुआई का सीजन हो, तो वो 60 दिन तक एग्जेम्प्ट रहेंगे। अर्थात उन 60 दिन में उनको काम से छुट्टी रहेगी और वो लोग जो श्रमिक वर्ग है ग्रामीण क्षेत्र में, वो कटाई और बुआई अपने आराम से लोगों की अपेक्षा के अनुसार जैसी जिसकी अपेक्षा हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। रोजगार सृजन को निम्न 4 प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि जो व्यवस्था नई आई है उसमें वो क्या क्या किसके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे बड़ा फोकस ये होगा कि जल सुरक्षा और जल संरक्षण। दूसरा है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम, नाली, खवंजा, पुलिया, सड़क, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम। इसके अलावा तीसरा बिंदु है आजीविका संवर्धन कार्य, यानी स्किल डेवलपमेंट भी होगा, किसी न किसी रूप में उसको रोजगार युक्त बनाना होगा ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। और चौथा है जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने का कार्य। ये अभी तक जो योजना नहीं थी जिसकी वजह से एक सुनियोजित विकास की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ये 4 बिंदुओं पर मनरेगा का काम जो इसमें शांत था, अब इन 4 बिंदुओं पर नई व्यवस्था के साथ इनको फोकस किया जाएगा।
इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति या जब उसे काम चाहिए तो वो 15 दिन से पहले लिख कर देगा, और अगर काम उसको नहीं मिलता है 30 दिन तक तो उसको मजदूरी का 1/4 ये कंपनसेशन भी मिलेगा, और 60 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसको गारंटी बनाने के लिए, इसकी गारंटी देने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि अगर 30 दिन तक काम न मिले तो 1/4 उसको कंपनसेशन दिया जाएगा मजदूरी का, और अगर 60 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है अगर, तो मजदूरी का 1/2 उसको कंपनसेट किया जाएगा। इसके अलावा कानून जिस प्रकार से गांव की आवश्यकता के अनुरूप गांव पंचायत को यह अधिकार होगा कि वो अपनी योजना बनाए और उस योजना को बना के ब्लॉक में प्रेषित करे, और ब्लॉक को यह होगा कि वो रोज जिले में प्रेषित करे, ताकि हर तरह से यह थ्रेश आउट हो जाए कि किस गांव की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप उस गांव के विकास की गति को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ये कानून राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर मिशन को समन्वित, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाता है। इससे स्थायी संपत्तियों का सृजन होगा। पहले कानून के विचलन पर मनरेगा में व्यवस्था थी कि 1000 रुपए का दंड पड़ता था। अब कानून का कोई विचलन करेगा तो उसको 10,000 रुपए का दंड से उसके ऊपर आरोपित किया जाएगा। पहले पुरानी व्यवस्था में प्रशासनिक व्यय 6% की व्यवस्था रखी गई थी। नई व्यवस्था में 9% करते हुए उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन, अवसरों की समानता और आधुनिक सुविधाएं। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार गांव को डिजिटल, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना से जोड़ा जाएगा। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा योजना निर्माण किया जाएगा। गांव के विकास की बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गति शक्ति और अन्य आईटी टूल्स जैसे जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। गांव के समेकित विकास हेतु अन्य विभागों एवं विभागीय योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाएगा, मतलब उनसे कोऑपरेट किया जाएगा। तो ये एक नई व्यवस्था आई जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको संसद में पास करने के बाद अब इसके रूल्स बनेंगे, और जब तक इसके लिए लागू होने का नोटिफिकेशन न हो तब तक जो मनरेगा की व्यवस्था है उसी को वो चलेगी। लगभग 6 महीने के बाद इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें रूल्स वगैरह बनेंगे, प्रक्रियात्मक क्या प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाएगी, लेकिन जो मोटी मोटी बात थी अधिनियम की वो मैंने आपके सामने रखी। हार्ट अटैक आज दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजह में शामिल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2022 में करीब 1,98,00,000 लोगों की मौत कार्डियोलॉजिकल बीमारियों से हुई, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा और बढ़ जाता है। एम्स दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर राजीव नारंग ने सर्दियों में खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक सुबह के समय अचानक बिस्तर से उठना या तेज़ी से हिलना धुलना ब्लड प्रेशर गिरने और चक्कर आने का कारण बन सकता है। इसके अलावा सर्दियों में नसें सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा भी रहता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नियमित रूप से बीपी चेक करने और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टरों से दवा में बदलाव को लेकर सलाह लेने की ज़रूरत है। कार्डियक के और न्यूरो के केसेस
काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लंग्स के भी बढ़ते हैं, लेकिन वो क्या वजह होती है और आपने इस सीजन में देखा है कि केसेस में बढ़ोतरी हुई है? लगभग कितने % बढ़ोतरी? नहीं, बढ़ते हैं डेफिनेटली। सर्दियों में जो है हार्ट डिजीज के थोड़ी सी 2-3 बातें हैं जो बढ़ती हैं। एक तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ने का रिस्क होता है, क्योंकि सर्दियों में क्या है, नसें जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, इसको वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट पे लोड ज़्यादा बढ़ता है। तो जो खासकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां जिनकी चल रही हैं, तो उनको अपना बीपी बराबर चेक करते रहना चाहिए। हफ्ते में 2 बार जरूर चेक करना चाहिए। मशीन घर में रखनी चाहिए। मशीन इतनी महंगी नहीं आती है आजकल। और अगर बीपी ऊपर का जो है 140 से ज़्यादा हो, नीचे का 90 से ज़्यादा हो, तो अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि दवाई जो है बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। तो दूसरा ये है कि जो एंजाइना और हार्ट अटैक है उसका भी रिस्क थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। तो क्योंकि सर्दी में इसलिए बाहर जो है ठंड के टाइम पर वॉक वगैरह के लिए नहीं जाना चाहिए। उनको जैसे दोपहर का टाइम है वो अच्छा टाइम रहता है वॉक वगैरह के लिए, उस टाइम वॉक पे जाना चाहिए। फिर है कि अगर उनको लंबा चलने पर, खासकर सर्दी में लंबा चलने पर भी छाती में हो सकता है डिस्कम्फर्ट लगे, तो वो एंजाइना हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। सर्दी में बाहर जाएं भी तो भी थोड़ा गर्म कपड़े पहन के जाएं ताकि ज़्यादा सर्दी ना लगे। फिर है कि सर्दियों में पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ता है, तो वो पोल्यूशन भी जो है हार्ट डिजीज का रिस्क करता है। तो इसलिए पोल्यूशन का टाइम अवॉइड करना चाहिए। पोल्यूशन वाले एरियाज में पोल्यूशन के टाइम पर उस टाइम पर बाहर ज़्यादा ना जाएं। अपनी दवाइयाँ बराबर लें, और कोई उनको शक हो, कोई बात हो, उनको लगे कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। फिर एक खान पान का ध्यान रखना होता है। सर्दी में टेंडेंसी होती है कि थोड़ी नमकीन चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, तो उस नमकीन चीज़ ज़्यादा, नमक ज़्यादा जाने से फिर बीपी राइज करता है, तो इसलिए वो थोड़ा ध्यान करना चाहिए। फिर है सर्दियों में हम लोग जो है खाने प्यास कम लगती है, तो हम लोग पानी कम पीते हैं, तो उस वजह से भी जो है ब्लड कहते हैं थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो उस वजह से भी हार्ट अटैक होने का, एंजाइना होने का रिस्क बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में भी थोड़ा कुछ पानी रेगुलर या फ्लूइड्स वगैरह लेते रहना चाहिए। चाय हो गया, थोड़ा मिल्क हो गया, सूप हो गया, पानी हो गया, तो हर खाने के बाद थोड़ा सा पानी थोड़ा ले लिया, तो उसकी वजह से ताकि बॉडी में पानी की कमी ना रहे। तो ये सारी बातें ध्यान रखें, और कुछ भी अंगो शक लगे तो अपने डॉक्टर से बात करें। सर, कुछ क्रूशियल आवर्स होते हैं, मॉर्निंग आवर्स, है ना? राइट। वो किस तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब सोकर एकदम से उठते हैं, राइट, तो वो सब चीजों का कैसे? हाँ, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे सवेरे के टाइम जब उठते हैं तो उस टाइम पर जो है ग्रेजुअल उठें। जैसे सवेरे उठते हैं तो एकदम यानी कि बेड से निकल के एकदम खड़े होकर चलने लग गए। अपना थोड़ा बेड में बैठे हैं, पैर लटका के बैठे हैं, थोड़ी देर आराम से बैठे हैं, क्यों, ताकि थोड़ा बॉडी उस टाइम एकोमोडेट कर जाती है। एकदम कई बार लेटे से एकदम उठ के खड़े चलने लग जाए तो उसमें बीपी फॉल होने का रिस्क होता है, और बीपी गिरने का रिस्क होता है। आदमी को चक्कर आ सकता है, नीचे गिर सकता है पर्सन। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखने, तो उसमें आराम करना चाहिए। और थोड़ा बाहर सर्दी के टाइम में बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, जैसे मैंने बताया। जब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए दोपहर के टाइम पर, उस टाइम पर ज्यादा जाना चाहिए। सर, क्रूशियल आवर्स कौन से होते हैं? क्योंकि देखा गया कि अर्ली मॉर्निंग्स में कई बार। राइट, तो सवेरे के टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग आवर जो होते हैं थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अपना सवेरे के टाइम थोड़ा सा एक्सपोजर टू कोल्ड अवॉइड करना चाहिए। गर्म कपड़े पहन के रखने चाहिए, बिल्कुल एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए। जाएं तो अपना खुद को ढक के जाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बॉर्डर इलाकों में खेती की तस्वीर अब बदल रही है। धुंगी ब्लॉक के सीमावर्ती गांव में करीब किसान ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकारी योजनाओं और ख़ास तौर पर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP की मदद से किसान छोटी ज़मीन पर मल्टी क्रॉप खेती पर बेहतर पैदावार ले रहे हैं। बॉर्डर के पास बसे ये गांव अब ऑर्गेनिक खेती के नए मॉडल के तौर पर उभर रहे हैं। यहाँ मौसम के हिसाब से फूलगोभी, पत्ता गोभी, सलगम और मूली और कई दूसरी सब्जियाँ उगाई जाती है। किसानों का कहना है कि वे इस खेती से न सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं बल्कि अपनी ज़मीन को ज़्यादा उत्पादन वाला बना रहे हैं। सरकारी योजनाओं से उन्हें खाद, पौधे और तकनीकी मदद मिल रही है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। केरी के रहने वाले हैं, रजौरी के। ये बॉर्डर एरिया में आता है। हमारे यहाँ हर तरह की सब्जी होती है। हम अपने घर में खेती बाड़ी करते हैं। सीज़न के हिसाब से हम हर एक सब्जी लगाते हैं, इसी से हमारा गुजारा होता है। हमारे यहाँ अभी बंद गोभी, फूल गोभी, शलगम, मूली, कड़म सब कुछ लगा हुआ है।
तो किस तरह से जो है ये आपकी रोजी रोटी, घर का खर्चा पूरा इसी से चलता है जो आप ये करते हैं? सर, घर के जितने अफराद हैं वो सारे काम करते हैं इसमें खेत? हाँ, हमारे पापा, हम छोटे छोटे थे तब से पापा हमारे ये करते हैं, अभी तक हम बड़े भी हो गए हैं, मेरे भाई बड़े हो गए हैं, तब भी हम ये काम करते हैं। इसी से हमारे घर के गुजारे होते हैं। हम हर तरह की सब्जियां लगाते हैं। इस टाइम भी हमारे खेतों में बहुत तरह की सब्जियां लगी हुई क्या हैं। क्या पनीरी है और क्या क्या? पनीरी है, मूली है, शलगम है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, कड़म है, धनिया है, मिक्स साग है, पालक है। तो किस तरह से लोग आके ले जाते हैं यहाँ से, दूर दूर इधर गाँव के आसपास के बॉर्डर एरिया के? बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। किसी के घर शादी, छोटा मोटा फंक्शन हो वो भी ले जाते हैं, आसपास के ले जाते हैं। ज़्यादा हो हम मंडी में बेच देते हैं। आसानी से हमारे घर में ही सब्जियाँ बिक जाती हैं। जी, तो अब ये रजौरी भी जाती है सब्जी आपकी? हाँ जी, हमारी सब्जियाँ रजौरी भी जाती हैं। तो किस तरह से अभी? हाँ, इसी से हमारा गुजारा चलता है। सबसे बड़ी बात है हम घर की फ्रेश सब्जियाँ खाते हैं, हम कभी भी बाजार की नहीं खाते हैं। हम घर की फ्रेश सब्जियाँ, फ्रेश खाद होती है, अपने कोई अंग्रेजी खाद नहीं होती, उसी से सब्जियाँ तैयार होती हैं और हमारे घर का गुजारा चलता है। यहाँ पे कोई हमारे यहाँ मेरे पापा की सरकारी जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यही हम खेती बाड़ी करते हैं और हमारा घर अच्छे से चल रहा है। इसी खेती बाड़ी से हमने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हुई है। करते हैं, दूसरा खाद है वो नहीं डालते। अच्छे से प्याज की पनीरी भी है, वो भी जहाँ से लोग लेके जाते हैं, हाइब्रिड बीज लगाया हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो जिनको पनीरी चाहिए रजौरी में कहीं पे भी, तो वो यहाँ से लेके जा सकते हैं? जहाँ जितने भी लोग हैं जहाँ से लेके जा सकते हैं, बहुत पनीरी है हमारे पास। अभी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हाँ, बिल्कुल तैयार है, लोग लेके जाते हैं। मेरा नाम है शीतल देवी। हम गांव डूंगी के रहने वाले हैं, ग्राम के एरिया है। हम गरीब लोग हैं, हम सब्जी लगाते हैं, इससे हम गुजारा चलता है हमारा। काफ़ी सब्जी लगाते हैं, मूली, शलगम, कड़म, बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, बाकी सरसों का साग, सब कुछ मिक्स लगाते हैं। तो हमें पेड़ भी लगाए हुए हैं, पिकानाट लगाए हुए हैं, वो 4 साल हो गए हैं लगाए हुए। अभी ये मलूक के पेड़ लगाए हैं। तो हमें कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं है, हम इसी से ही गुजारा करते हैं। हमने बच्चे भी पढ़ाए लिखाए हैं, यही काम करते हैं, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। काफ़ी लोग इधर से सब्जी लेके जाते हैं, रजौरी मंडी में भी जाती है, रजौरी तक पनीरी है, प्याज की, सब कुछ जहाँ ही बिक्री हो जाता है। हम डूंगी से रहने वाले हैं, हमारा नाम शीतल देवी है। हमने प्याज की पनीरी लगाई हुई है, देसी खाद डाल के ना, हाइब्रिड बीज लगाया हुआ है, बिल्कुल पनीरी तैयार है। सब लोग लेके जाते हैं, जहाँ किसी को भी चाहिए तो जहाँ से लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की है? हाँ, अच्छी क्वालिटी की है। सब्जी क्या क्या लगाई है आपने पूरी? सब्जी कड़म लगाए हैं, शलगम, मूली लगाई है, गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, सरसों का साग, सोए, मेथी, सब कुछ लगाया, धनिया वगैरह सब कुछ सब्जी है। अभी खुशहाली है आपके इस घर में? हाँ, खुशहाली है इसकी वजह से? हाँ जी, इसकी वजह से। कितना? एक दिन में 2000 की हो जाती है, 3000 की भी हो जाती है। कितनी गरीबी देखी आपने पहले? बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है हमने, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। हमारा घर भी रहने के लिए नहीं था, अभी घर मेरा कच्चा ही है। हमने बच्चे पढ़ाए लिखाए हैं, अभी मकान नहीं बनाया। हाँ, सिर्फ हम मोदी सरकार का बहुत शुक्रिया करते हैं, हमें बहुत फ़ायदा देते हैं। क्या क्या जैसे अभी स्कीमों का फ़ायदा दे रहे हैं? बहुत स्कीमों का फ़ायदा दे रहे हैं, हर स्कीम उनकी अच्छी है। बॉर्डर इलाके में आ रही है? बॉर्डर इलाके में आ रही है अच्छी स्कीम। तो जो देश और मध्य प्रदेश के खेल इतिहास में पहली बार खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन सभी खेल संघों के सहयोग से किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह आयोजन अब तक की तरह सिर्फ इवेंट नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह सिलेक्शन बेस्ड प्रतियोगिता होगी। खेलो एमपी यूथ गेम्स में कुल 28 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिनके जरिए बड़े स्तर पर टैलेंट सर्च किया जाएगा। आज शाम 6 बजे भोपाल के बोट क्लब में इसका भव्य लोगो अनावरण समारोह आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री द्वारा खेलो एमपी यूथ गेम्स के लोगों का अनावरण किया जाएगा। इस मौके पर फ्लोटिंग स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में पहली बार किसी खेल आयोजन में
वाटर प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। किस आदिवासी को उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने किस आदिवासी भाई और बहन के जीवन को सुधारने की कोशिश की? यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहरिया आदिवासियों को महीने की मदद की बात की थी तो कांग्रेस ने उस योजना को बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आदिवासी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है और अब करते हैं। देश के नेताओं की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में पहली बार खेलो एमपी यूथ गेम सभी खेल संघों के सहयोग के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक केवल ये आयोजन इवेंट मात्र होता था, पर अब खेलो एमपी यूथ गेम सिलेक्शन बेस्ड होगा और इसमें लगभग 28 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। आज 13 जनवरी शाम को 6 बजे बोट क्लब पर लॉन्चिंग सेरेमनी, अनावरण सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मुख्य अतिथि होंगे। हमारा टॉर्च, जर्सी, एंथम, मैस्कॉट, इन सभी खेलो एमपी यूथ गेम के जो लोगो हैं उन सब का अनावरण होगा और एक रंगारंग कार्यक्रम फ्लोटिंग स्टेज पर वाटर प्रोजेक्शन के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश और देश में पहली बार किसी खेल आयोजन में वाटर प्रोजेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। खेलों का उन्नयन, खिलाड़ियों का उन्नयन हो और ये खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से हम खेलों के विकास में काम करें और एक बड़ा आयोजन जिसमें कि बड़े स्तर पर टैलेंट सर्च होगा। आज बोट क्लब बड़े तालाब पर यह आयोजन है और इसके माध्यम से हम अपने खेलो एमपी यूथ गेम की लॉन्चिंग करेंगे। मोहन यादव जी की सरकार जनता के कम्युनिकेशन, संवाद वाली सरकार है और ये सुनिश्चित है कि हर स्तर पर जन सुनवाई के माध्यम से यदि किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो उसका तुरंत निराकरण हो। आज से ये जन सुनवाई शुरू है और हुई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति के हर कार्य को समय सीमा में पूरा किया जाए जी। और मनमुटाव अब सार्वजनिक होने ही लगा है। कल दिग्विजय सिंह जी और सज्जन वर्मा जी ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के बारे में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और राजा साहब दिग्विजय सिंह जी यदि आदिवासियों के इतने हिमायती हो गए हैं तो फिर वो ये तो बताएं कि उन्होंने हर समय स्वर्गीय शिव भानु सिंह सोलंकी जी का विरोध क्यों किया। वो ये भी बताएं कि उन्होंने स्वर्गीय जमुना देवी जी को हर समय राजनीति में रोड़े अटकाने की कोशिश क्यों की। वो ये भी बताएं कि कांग्रेस हर समय आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग क्यों करती है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में तो माननीय दिग्विजय सिंह जी वोटर थे और यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को, तो उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह जी ने वोट क्यों किया था। यदि वो आदिवासियों के इतने हिमायती होते तो वो द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में खड़े होते, कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी होती। और दिग्विजय सिंह जी को अभी भी यदि इतना आदिवासियों से प्यार है और वो इन सब घटनाओं में जिसमें उन्होंने हर समय आदिवासियों का विरोध किया उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो वो राज्यसभा से इस्तीफा दें और कांग्रेस में कहें कि उनकी जगह राज्यसभा में किसी आदिवासी चेहरे को भेजा। कांग्रेस किसी आदिवासी को राज्यसभा का सदस्य बना दे और दिग्विजय सिंह जी उसमें पहल करें यदि वो सही हिमायती हैं तो। केवल इस तरह से प्रोपेगेंडा की राजनीति करना
और आदिवासियों को गुमराह करना, आदिवासी भाई बहनों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करना, ये कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं की आदत है। यदि उन्हें सही मायने में आदिवासियों से प्यार है, आदिवासियों के प्रति यदि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो राज्यसभा से इस्तीफा दें और अपनी जगह कांग्रेस नेतृत्व को कहें कि किसी आदिवासी को राज्यसभा में भेजें। तो ट्राइबल्स एजेंडे फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।